दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ गेसु संवाद का होस्ट, आपका दोस्त पुनीत भटनागर। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ गेसु संवाद का होस्ट पुनीत भटनागर, गेसु का आपका दोस्त। और सबसे पहले इंजीनियर्स डे की बहुत-बहुत बधाई। हमने इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन कल से शुरू कर दी। कल हमने 21वीं सदी के इंजीनियर की क्या प्लेज होना चाहिए, वो रिलीज़ की थी। क्योंकि ऑर्डर ऑफ द इंजीनियर वी थिंक बहुत पुराना हो गया है और आज के ज़माने में जब सॉफ्टवेयर और एआई के हमारे दोस्त भी इंजीनियरों की इस दुनिया में जुड़े हुए हैं, तब एक अपग्रेड करने की उसे ज़रूरत थी। और मुझे खुशी है कि जैसे कि हम सब दोस्तों ने मिलकर एक नई प्लेज को जन्म दिया है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स डे की बधाई। और उसके बाद आज का ये जो सेशन है, एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसमें आज हम इंजीनियर्स डे का सेलिब्रेशन आगे बढ़ा रहे हैं और इसरो के आप सब दोस्तों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ गेसु के इसरो से जुड़े हुए कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान पर काम किया है और दूसरे तमाम जो यान उड़ते हैं, जिनके बारे में हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, जिनको सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन सब प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हमारे दोस्त आज हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले मेरे इसरो के भाई बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब हमारे अपने हैं लेकिन बहुत खास हैं। तो आइए। इसरो में गेसु के इतने दोस्त हैं, इसरो में गेसु के इतने दोस्त हैं, हमको पता ही नहीं। लेकिन जब एक एक करके ये खोज चालू हुई तो आप सबका पता मिला और मुझे लगता है कि शायद कुछ और भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में हमको अब जानने को मिला। तो सबसे पहले आप लोगों से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि गेसु के तमाम दोस्त और गेसु के बाहर के जो उज्जैन वाले दोस्त हैं वो भी सब आपसे परिचित हो। तो राजीव जी, चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा ख्याल है गेसु से सबसे पहले इसरो से जुड़ने वाले आप ही हैं, तो आज की शुरुआत भी आपसे करते हैं। आप हमें बताइए अपने बारे में, आप गेसु के कौन से बैच से हैं और इसरो से कब जुड़े, किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है। नमस्कार दोस्तों, सभी गेसु के दोस्तों को मेरा प्रणाम। उस सबसे पहले मेरा प्रणाम उन सभी गुरुओं का जिनकी वजह से आज मैं राजीव सिन्हा इसरो में काम करता हूँ। क्या बात। मेरे डीडी अग्रवाल सर, एमएल अग्रवाल सर, खान सर, शाहनी सर, मदान सर, शर्मा सर और भड़कमकर सर, अब सभी के नाम मेरे को उतना 34 साल का एक अरसा, इतना लंबा अरसा होता है, परंतु इन्हीं सब गुरुओं के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान था, क्या बात, उसी ज्ञान ने आज मुझे इस ओहदे तक पहुंचाया है। सबसे पहले मैं उनके लिए कृतज्ञ हूं और अपने हृदय से मैं उनको मतलब सम्मान देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सम्मान कोई नहीं है। हम अगर आज हैं तो हमारे गुरुओं की वजह से हैं। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, बस हम उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। मैं 83-88 बैच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने गेसु से बी किया था और उसके बाद फिर आवाज गूंज रही है। ओके, किसी का माइक ऑन है। हाँ, तो फिर मैं एमटेक करने के लिए चला गया और वहां से ही मेरा चयन इसरो में पहली बार 89 में हुआ। 89 में मैंने इसरो ज्वाइन किया और उस वक्त इसरो के अंदर जो चयन की प्रक्रिया थी वो 4 जोन में बटी हुई थी। तो मैंने ईस्ट जोन से, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है उस जोन से इंटरव्यू दिया था और पहले इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे त्रिवेंद्र में ज्वाइन करने को आ गया।
क्यों? क्योंकि मेरा जो जिज्ञासा थी वो रॉकेट साइंस में थी। मेरा एमटेक का सब्जेक्ट भी स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी था। मैं त्रिवेंद्र में आया, ज्वाइन किया। अब उसके बाद यहाँ त्रिवेंद्र में जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उस वक्त लिटरली हमारे पास सफलता के नाम पे कुछ नहीं था। हमारा पहला सफल यान सिर्फ SLV-3 था और हम लोग ऐसे ASLV जो यान था उसकी मतलब सफलता के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। PSLV जो हमारा यान है आज का, जो हमारा वर्क हॉर्स है, वो उस वक्त डिजाइन स्टेज में था। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किसी भी तरह से ASLV को हमें सक्सेस बनाना है, ताकि भारत जो है वो स्पेस सेक्टर के अंदर अपनी छलांग लगा सके। और ईश्वर की कृपा से और हमारे सारे साथियों, जिसमें मैं खुद था या मेरे साथ में जो यहाँ उस वक्त विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो लोग काम करते थे, उनकी मेहनत की वजह से ASLV लॉन्च हुआ, सक्सेस हुआ और उससे स्पेस सेक्टर में हमारा रास्ता खुला। क्योंकि उसके पहले हम सिर्फ जो हमारे जो सैटेलाइट भी थे वो ज्यादा मतलब काम करने वाले नहीं होते थे। हम सैटेलाइट के लिए पूरी तरह से बाहर फ्रेंच गुयाना या रशिया से हम लोग पूरी तरह से निर्भर थे। फिर हमने मेरे को फिर जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हम लोगों को इनर्शियल सिस्टम के अंदर भेजा गया। अब इनर्शियल सिस्टम क्या होता है, इसका अगर विस्तृत में जानना चाहे तो ये किसी भी रॉकेट का यानी लॉन्च व्हीकल का या स्पेस क्राफ्ट का दिमाग होता है। हम धरती के ऊपर तो जानते हैं कि हमारा जो रास्ता है किधर जाना है, लेकिन स्पेस में जाने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस जरूरी है और इनर्शियल सिस्टम वही करते हैं। तो इस तरह से मेरे ज्वाइन करने के बाद से जितने भी लॉन्च व्हीकल इसरो ने प्रक्षेपण किए या जितने भी सैटेलाइट इसरो ने प्रक्षेपण किए, उन सभी में हमारा यूनिट जो था इसरो का, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट का बहुत योगदान रहा। ना हम संवेदक मतलब यानी सेंसर बनाते हैं, साथ साथ हम लोग एक्चुएटर्स भी बनाते हैं। जो सोलर एरेस होती है उनको जो ड्राइव करने का मेहनत वो करते हैं। इस तरह से अगर मुझसे कहा जाए तो मेरे लिए सभी बेबी एक समान है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे उसके पहले के इनसेट हो, GSAT हो, IRS हो, या किसी भी तरह का आप सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल PSLV कहिए, GSLV कहिए, SSLV कहिए, वो सब में हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहा है। और मुझे गर्व है क्योंकि मुझे उसके बाद पहले बहुत सालों तक मैं गेसू से टच में नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि हम लोगों की एक कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं मिलती है। ईश्वर की कृपा से 4 या 5 साल पहले ही शायद मुझे पता चला कि जब शायद हमारा कन्वोकेशन उसका जो 25 साल पूरा हुआ था, 75 साल कितना हुआ था उसमें, उसके बाद पता चला तो मैं जुड़ा। और मुझे वाकई बहुत हर्ष है कि मैं अपने पुराने साथियों से, अपने पुराने मित्रों से एक बार फिर जुड़ पाया। और अब जब हम ये गेसू संवाद कर रहे हैं तो मुझे पता चला मेरे साथ मेरे ही कॉलेज के बहुत सारे लोग, चाहे वो त्रिवेंद्रम में हो, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो भोपाल में हो, कहीं ना कहीं रूप से इसरो से आके जुड़े हैं। और मेरी यही कामना रहेगी कि हमारे कॉलेज के अधिक से अधिक जो युवा छात्र आ रहे हैं वो भी हमारे साथ इस महान जो हमारा मुहिम है उसमें जुड़े, क्योंकि देश के लिए काम करना एक बहुत ही गर्व की और बहुत खुशी की बात होती है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका मुझे शायद जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, जो मौका मुझे इसरो में आने का मिला और मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। सर आपको हम सलाम करते हैं और इसरो के सब दोस्तों को सलाम करते हैं। और इसरो का ये जो जज्बा है कि लोग नौकरियां करते हैं, हर दिन कुछ काम करते हैं, पर आप तो देश के लिए काम करते हैं। मतलब आपका हर काम जो है वो कहीं ना कहीं देश के साथ जुड़ा हुआ है। और देश और देश के लोग, देश और देश के लोग, हमारा जो विक्रम साराभाई का भी सपना था कि वो स्पेस सेक्टर इज फॉर कॉमन पीपल। जब तक हम कॉमन पीपल जो हमारे देश के ऐसे नागरिक हैं जिनको शायद ABCD भी नहीं मालूम होगी स्पेस सेक्टर की, उनके लिए काम ना करेंगे तो शायद हम अपने देश के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। देश का नाम तो ऊंचा होता ही है, परंतु साथ साथ हमारा मुख्य ध्येय यह रहता है कि हम कॉमन लोगों के लिए काम कर सकें। तो सर आज की चर्चा में आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इसरो बिल्कुल काम बिल्कुल कर रहा है, वो आम लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। और अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। दिनेश भाई, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? पहले तो सभी को नमस्कार।
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथी पुनीत जी इसको संचालित कर रहे हैं, और इस बात का बड़ा धन्यवाद। गर्व है। और मैं सभी अपने उन साथियों को धन्यवाद देता हूं सबसे पहले, कि जिन्होंने इतना सुंदर मंच गेसु संवाद, जिसके सूत्रधार श्री संजय जी, पथिक जी, डॉक्टर अतुल चंद्र शुक्ला जी, पुनीत जी और भी बहुत सारे मित्र लोग हैं, तो मैं सभी को उनको सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। और ये जो एक परंपरा, एक अनूठी परंपरा है, तो वो बहुत उस जज्बे को सलाम करना बनता है कि जिन्होंने आज 86 इसके एपिसोड होने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं दिनेश अग्रवाल, जो अभी आपके सामने बैठा है। पुनीत जी और हम लोग 89 में पास आउट हुए। उस समय हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल साहब, जिनका मैं ऋणी रहूंगा, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैडम विनीता चौधरी, जिन्होंने हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए थे उस जमाने में। और उस समय कॉलेज से पास आउट होने के बाद में ये लगा कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जैसे भी नॉर्मली होता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर, कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज और कुछ इस तरीके की वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया। मेरा इंटरेस्ट तो था सब सब्जेक्ट में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली शुरुआत में मैंने एडॉक लेक्चरशिप करी, मैं वैष्णव पॉलिटेक्निक में भी लेक्चरर रहा। और 90 के अंदर मैंने इसरो ज्वाइन किया। तो मेरा ज्वाइनिंग के दिन मुझे जो है वो पहले ही दिन एक ऐसी लैब में ले जाया गया जहाँ पे लोग ऑपरेशन थिएटर टाइप कपड़े पहनते थे, और बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। और उसे क्लीन रूम कहते हैं। ओके। तो कहा कि अब आपको बस कल से जो है वो इस लैब में करना है। कुछ बता दिया गया कि ये आप पढ़ो, समझो और करो। तो साहब 90 का दशक था, पुनीत जी एंड ऑल। तो स्वच्छ रूम में मेरी जर्नी शुरुआत हुई, और मुझे काम दिया गया कि आपको जो है हार्डवेयर रियलाइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, जिसको सैटेलाइट का हार्ट कहते हैं। वो उस लैब में मेरी पोस्टिंग थी। उस लैब में मेरे से कुछ सीनियर्स भी ऑलरेडी मौजूद थे, तो उनके सानिध्य में रह करके हायरियल फैब्रिकेशन का काम करने के लिए थोड़े दिनों में एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट को पास करना होता है। उसी के बाद आप उस चीज के लिए एंटाइटल होते हैं, काम करने के लिए, समझने के लिए। तो वहां से जर्नी करते करते काफी सारे जो उपग्रह हैं, इनसैट की सीरीज चल रही थी उस टाइम पे, और बाद में फिर जीसैट की सीरीज शुरू हुई। बाद में मेरे लिए ये खुशकिस्मती है, और मैं थैंकफुल रहूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि मुझे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो आप चंद्रयान 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मंगलयान ले लीजिए, आदित्य ले लीजिए, अच्छी तरीके से उसमें जो अपने हाथ से लगाई हुई चीज आज वहां पहुंचती है। तो वो मुझे जो है एक बहुत ही आनंद देती है, और बहुत सारी चीजें सीखी समय के जर्नी के हिसाब से। तो बड़ा आनंद आता है उस चीज को करने में। कई चैलेंजेस भी रहते हैं, कई सारी चीजें रहती हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि हालांकि मैं दिनेश जी के साथ बहुत करीबी रूप से जुड़ा हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि गेसु संवाद में मैं कई वर्षों से मेरे दोस्त दिनेश अग्रवाल जी से कह रहा हूँ कि आप आइए, लोग इसरो के बारे में जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसरो में हमारे जितने भी साथी हैं वो इतना सेल्फलेसली काम करते हैं कि शायद उनको व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में कुछ बताना इतना अच्छा नहीं लगता, या वो उसकी चाहत नहीं रखते। तो आज दिनेश आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खुशी इस बात की हो रही है कि दिनेश के साथ मुझे और भी साथियों के बारे में पता चला जो मेरे गेसु के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ और लोग भी होंगे जो निकल के आएंगे। शायद वो सीधे इसरो से ना जुड़े होंगे, तो
सहयोगी संस्थाओं से जुड़े होंगे, उन्होंने भी चंद्रयान पे कुछ किया होगा या SLV रॉकेट्स पे कुछ काम किया होगा। तो दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता नहीं है कि मैं किस ऑर्डर में जाऊं, क्योंकि मैं कोई उपग्रह नहीं बना रहा हूँ, मैं तो दिल से दिल की बात कर रहा हूँ अभी। अरविंद जी आपके पास आते हैं। तो धन्यवाद पुनीत जी। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है अपने लोगों से जुड़ने में, एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्राउड फील भी हो रहा है। काफी लोग अपने जो डेसू के लोग हैं वो जो इसरो में काम करते हैं, एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई और भी है। मैं अकेला ही हूँ। और मैं एक्चुअली 92 से 96 बैच में था। 96 में पास आउट किया। तो एक्चुअली मैडम विनीता थी, उनने जैसे मैं गया अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो कॉलेज पकड़ ली कि चलो तो इंटरव्यू चल रहा है तो करो। तो हमारे आई थिंक शर्मा जी थे और बाकी सब टीचर्स भी थे, तो उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ लेक्चरर। कोई मतलब अशोकनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में था। तो हम दोस्तों ने ज्वाइन किया वहाँ, काफी अच्छे दिन थे। उसमें क्या हुआ कि दोनों दोस्त वो छोड़ के चले गए, कोई BHEL चला गया, कोई अलग चला गया, तो फिर मेरे को भी छोड़ना पड़ा बिकॉज बहुत छोटा, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। फिर कुछ दिन मैंने भोपाल में काम किया और फिर वहां से फिर सीधा मैं पावर प्लांट में तमिलनाडु चला गया। फिर अप्लाई किया तो मेरा करीब 24 साल पहले सिलेक्शन हुआ। उस समय भी प्रोसेस वही था कि सिर्फ इंटरव्यू लिए जाते थे, बिकॉज लोग कम होते थे। आजकल तो काफी तगड़ी कंपटीशन है, क्योंकि मल्टी लेवल एग्जाम्स होते हैं, लाइक पहले एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं। तो उस समय फिर भी रेशियो बहुत ज्यादा था। मुझे करीब 450-500 लोग आए थे। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैं देखा तो उसमें भी पहचान का नहीं निकला। तो आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट वाज द रेशियो, बट इट वाज मे बी मोर देन 50 या 100, उससे ज्यादा ही होगा। देन हियर 24 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा योगदान बोल सकते हैं कि कुछ नहीं तो 60% जो सैटेलाइट्स बनते हैं इस सेंटर से, उसमें मैं अपना योगदान देता हूँ। हम लोग काफी मतलब चंद्रयान 3 के बाद और आदित्य के बाद इट्स रियली फीलिंग गुड दैट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग और एफर्ट्स। बट अदरवाइज ये तो क्या है कि हर प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंस रहता है जितना चंद्रयान है या आदित्य है। और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और 3 मुझे सौभाग्य मिला कि मैं तीनों में काम किया हूँ। क्या बात। और आदित्य में थोड़ा ज्यादा ही योगदान रहा क्योंकि प्रोजेक्ट्स में था। तो रियली फील प्राउड दैट। सुपर। मैं यहाँ पे छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ। इसरो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड होता रहता है, कोई ना कोई नया सैटेलाइट आप छोड़ देते हैं। कभी एक साथ 50, 60, 70, 80 सैटेलाइट भी दूसरे देशों को भी छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि इट ऑलमोस्ट बिकेम नॉर्मलाइज कि हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, इसरो तो बड़े काम करता है। मतलब ये नॉर्मलाइज हो गया एक तरह से। और लोगों को शायद कहीं लगने लगा होगा कि बड़ी बात नहीं होती है, सैटेलाइट छोड़ना बहुत मामूली बात होती है, इसरो वाले रोज छोड़ देते हैं। आई एम रियली टेलिंग यू, तो इस तरह की फीलिंग आती थी कि शायद ये बहुत नॉर्मल चीज है जो लोग करते हैं। आई थिंक जब लूना 25 की अचानक, और जब लूना 25 वहां पर लैंड ना कर पाया, जिसका मुझे दुख है, मेरे ख्याल से सभी वैज्ञानिकों को भी दुख होगा, वो लैंड नहीं कर पाया, तब समझ में आया कि ये कितना कठिन काम है। रशिया जैसा एक देश जो हमसे बहुत साल पहले स्पेस की दुनिया में था,
उनके लिए भी ये साउथ पोल पर जाना कठिन है। आई थिंक चंद्रयान 3 के लिए लोगों के दिल में अचानक वो जो भाव उमड़ा, उसका एक कारण तो यह है। और दूसरा, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि चंद्रयान 1, 2 एंड 3 तीनों की सफलता, और मैं यहाँ जानबूझ के ऐसा बोल रहा हूँ कि तीनों की सफलता के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि चंद्रयान 2 सफल था। चंद्रयान 2 सफल था क्योंकि वो 90% तो अपना पूरा काम कर गुजरा था, और मुझे लगता है कि शायद चंद्रयान 2 वहां पे घूम रहा है, इसीलिए चंद्रयान 3 जब हमने भेजा तब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब की बार तो ये होने ही वाला है। आई थिंक द होल कंट्री, मैं आपको पूरे देश की तरफ से, ना सिर्फ गेसू की तरफ से, पर पूरे देश की तरफ से कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में चंद्रयान 3 की सफलता ने जो भावना उत्पन्न की है उसका कोई सानी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स मुझसे बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि दोस्त, सरकार हमसे बहुत आगे चली गई। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरकार वो कर रही है जो हम ना कर पाए, क्योंकि पूरे देश को डिजिटलाइज कर दिया, वैक्सीन बना दिया पूरे देश के लिए। ये कोई देश छोटा मोटा देश नहीं है, 100 देश मिल जाते हैं तब इतना बड़ा एक भारत देश होता है। रोज हम एक नया सैटेलाइट ऊपर भेज रहे हैं, और वो भी अपने तरीके से, अपने दम पे कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और शायद मैं कह भी नहीं पाऊंगा कि वो भावना क्या है, खुशी की भावना क्या है। पर हम सब लोगों ने वैज्ञानिकों को देखा है, जब वो लॉन्च हुआ था तब न्यूज रूम से बहुत सारे चित्र आ रहे थे। जाहिर है जब आपने बरसों मेहनत की है और उसकी सफलता मिली है तो वो अच्छा लगता ही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि हमारी जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने भी बहुत जोरदार काम किया है। तो जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं तो बस किचन के लिए हैं, आई थिंक उनके लिए एक शानदार जवाब है कि भाई, किचन जो मेल शेफ है वही संभाले तो बेटर है, महिलाओं को स्पेस में ही रहना चाहिए। और प्रियंका, आज हमारे साथ तुम जुड़ी हुई हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम भी बराबर से भागीदार हैं इसरो की हर सफलता में। तो और महिला वैज्ञानिकों को तो हमारे प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अलग से बधाइयाँ दी। तो प्रियंका, अपने अनुभवों के बारे में बताओ, तुमने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उनके बारे में बताओ। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी से बात हुई थी। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू, और सारे मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मुझे ये चांस पहली बार मिला है अपने इतने सारे सीनियर्स को साथ में देखने का जो इसरो में काम कर रहे हैं। मुझे आज तक पता नहीं था कि राजीव सिन्हा सर यहाँ पे VSSC में काम कर रहे हैं। मैं आज तक उनसे पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ, अब मैं मिलूंगी उनसे जाके। तुम भी तिरुवनंतपुरम में ही हो? यस सर, मैं भी विक्रम साराभाई स्पेस। ओके। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के कारण और इस चीज के कारण मुझे भी अपने यहाँ जो मतलब गेसू के जो लोग हैं, उन जो इसरो में काम कर रहे हैं उनके बारे में पता चला। मैं अपनी बैच वालों से हमेशा कनेक्टेड रही हूँ 2006 में जो बैच थी, पर फर्दर इवन जब हम लोग कॉलेज में भी थे, हमें कभी अपने सीनियर्स लोगों से ऐसे गेट टुगेदर का टाइम नहीं मिला था या कभी मौका नहीं मिला था स्टेप का। तो हमें कभी से मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। ये पहली बार मुझे चांस मिला है कि मैं अपने सीनियर्स लोगों से भी मिल रही हूँ डायरेक्टली। तो सर सभी को नमस्ते, मेरे सारे सीनियर्स को और मेरे जितने भी टीचर्स हैं मैं आज भी उनको याद करती हूँ। हम लोग जब ज्वाइन मतलब कॉलेज में थे तो श्रीवास्तव सर HOD थे, और शर्मा सर, शर्मा मैडम, संजय वर्मा सर, सो मेरी मतलब सारे ही सर, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और सर मैंने 2006 में BE केमिकल इंजीनियरिंग किया है गेसू से। उसके बाद 2006 में ही मुझे यहाँ VSSC में ज्वाइन किया था मैंने। मेरा बेसिक वर्क जो है वो एक्सप्लोसिव एरिया में है, ऑर्डिनेंस सिस्टम में। ओके। तो और यहाँ पे ड्यूरिंग वर्क में ही मैंने MTech किया है IIST से प्रपल्शन ब्रांच में। और बेसिकली मेरा जो एरिया है वो इग्निशन सिस्टम डिजाइन में आता है।
जो लॉन्च व्हीकल हैं, जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, सारे लॉन्च व्हीकल्स में हम लोगों के यहाँ सॉलिड स्टेजेस होती हैं, क्रायो स्टेजेस हैं जो भी, तो उनके लिए जो इग्निशन सिस्टम होते हैं, उनका डिजाइन, डेवलपमेंट एंड सप्लाई जो होता है, वो पूरी हमारे डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे सारे लॉन्च व्हीकल्स में जो ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल हैं, PSLV, GSLV, LVM3, SSLV और अभी जो गगनयान आने वाले हैं सेमी क्रायो, उन सब में काम करने का मौका मिला है। तो इस मामले में और इसके अलावा जो एक इग्निशन पायरो रूटिंग होता है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। इग्निशन करने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव, RDX ऐसी चीजें यूज करते हैं। सेफ्टी मेन मतलब प्राइम इम्पोर्टेंट होती है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम जब करते हैं, ये हम मैनुअली हम खुद जाते हैं, सारे इंजीनियर्स मोटर के ऊपर बैठ के असेंबली करते हैं, खुद करते हैं अपने हाथों से। ईच गैप कैलकुलेशन, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये हम अपने हाथों से करते हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसा चांस मिला है कि मैं देश के लिए इतना अच्छा काम कर सकती हूँ। जब हम देखते हैं कि टीवी पे स्क्रीन में आता है, तो हमारी मतलब धड़कनें बढ़ी रहती है कि कहीं एक भी सिस्टम फेल हो गया तो पूरा इतना मतलब इतना एफर्ट जो लोग हमारे ऊपर इतना विश्वास किए हैं, वो मतलब बिखर सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या बात सर, इसके अलावा सर मैंने कुछ और चीजों में काम किया है, जैसे केमिकल रिलीज पेलोड जो होते हैं रोहिणी सोंडिक रॉकेट में, तो बेसिकली ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम बेस्ड पेलोड, उस पर काम किया है, एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए होते हैं। और पायरो मेम्स जो होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, उनमें एक्सप्लोजिव को कंबाइन करके कुछ मिनिएचराइजेशन होता है एक्सप्लोजिव्स का, उस पर काम किया है। अभी करंटली में गगनयान के अपराइटिंग सिस्टम जो होते हैं गैस जनरेटर बेस्ड, जब क्रू मॉड्यूल में जब क्रू नीचे आएगा तो सिस्टम को स्ट्रेट रखने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, तो उन पे काम कर रही हूँ। और सेमी क्रायो इंजन के लिए इग्निशन सिस्टम होते हैं, वो फर्स्ट टाइम हम लोग करने जा रहे हैं इंडिया में, लिक्विड बेस्ड होते हैं, उसमें पायरोफोरिक केमिकल्स यूज होते हैं, तो उन पे काम कर रही हूँ। ये मेरे करंट प्रोजेक्ट है सर। एक और चीज सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला कि मोदी जी से मिलने का चांस मिला, तो मैं भी उस टीम का एक पार्ट थी जो अभी वुमेन साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया था चंद्रयान के बाद, तो मुझे चांस मिला उसमें। वहाँ पर टाइम बहुत कम था, तो 2 मिनट ही टाइम मिला उनका। एक तो मोदी जी का जो बोलने का नॉर्मल में भी बहुत अच्छा है, पर जो उनका जो स्पीच थी वो सेपरेटली जो उनने आके मोटिवेट किया, उससे लगता है कि मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो रियली मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इससे हमें और एक इंकरेजमेंट मिलता है आगे के लिए। क्या बात, क्या बात। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और गेसु की सब कन्याएं भी तुमसे बहुत मोटिवेटेड होंगी। किसी दिन अलग से उनके साथ भी बात करो तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत बधाई। और मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि शायद वो जो मोटिवेशन है उसकी चिंगारी शायद आप लगा रही हैं वहाँ पर, तो दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू। मैं फिर आपके पास आऊँगा। और संजीव जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ, तो संजीव जी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपने बैच के बारे में थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सुन पा रहे हैं? हेलो संजीव भाई, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हम लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन हेलो। हाँ हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है अभी, बट यू कैन कीप टॉकिंग, शायद वीडियो आ जाए। मैं वीडियो में शायद कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। ओके, तो आप बोलिए, तो आपकी आवाज तो हम तक पहुंचेगी। ठीक है, तो मैं संजीव हूँ। मैं ठीक है, मैं एक्चुअल 1985 में इस गेसो ज्वाइन किया था, 85 टू 90 बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ तो सीधा 1985 में हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल का वो सारा माहौल, वो सारी चीज़ें आज भी बिल्कुल जो फ्रेश माइंड में है, जिसमें मैं पूरा एक हमारा वो जो बॉन्डिंग थी, जो अपनापन, जो प्यार है, वो सारा आज भी पूरा दिमाग में रहता है। तो 90 में मैंने पास आउट किया,
तो हमारे उस टाइम अग्रवाल साहब हमारे HOD थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा स्टाफ नहीं होता था उस टाइम, फिर भी हमारे को जैसे अग्रवाल साहब ने भी पढ़ाया, दिनेश अग्रवाल साहब से भी हम पढ़े। तो 90 में पास आउट करने के बाद 92 में मैंने इसरो ज्वाइन किया। तो इस टाइम मैं अभी सैक अहमदाबाद में काम करता हूँ, और मेरा जो काम है बेसिकली वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें आपके इंडियन रिमोट सेंसिंग पेलोड्स, प्लानिटरी सैटेलाइट्स, ये सारी तकरीबन कवर हो जाते हैं। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ों में काम करने का मौका मिला यहाँ पे। अभी चंद्रयान 3 में जो आपका लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, उन सब में भी मेरे को काम करने का मौका मिला, और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी कोई चीज़ ऊपर जाके अभी बैठी हुई है, या उसने अपना जो काम किया वो पूरा किया। तो आई एम प्राउड टू बी एल्मो ऑफ गेसू, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इसरो। बड़ा अच्छा लगता है। और जो ये आप मतलब आपकी जो गेसू की जो वो बॉन्डिंग है, वो अभी हमको हर जगह हर उस पे उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस पता चलती है। जैसे अभी आप भटनागर साहब, शुक्ला साहब, और ये सिद्धार्थ, फिर अजय पथिक, जो ये पूरे इसको बना के रखा हुआ, जो एक पूरे गेसू को, मैंने उसके बाद ISC से MTech किया, पर जो बॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे मिली है, जो गेसू में मिली है, वो उसकी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल। तो मजा आता है। और अभी मेरे को आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी मच कि मैं ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ, और कुछ भी मेरे लायक होगा तो आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। क्या बात है। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपकी एक बात से मैं मतलब कहीं दिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में था, और हम लोग एड कमर्शियल बनाते थे, अलग अलग ब्रांड्स के लिए हम कैंपेन करते थे, और वो कैंपेन जब टीवी पे हम देखते थे तब दिल को ऐसा लगता था कि अरे हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया। देखिए मेरा कैंपेन तो आज टीवी पे चल रहा है। उसमें से एक कैंपेन था, मैंने देश का नमक खाया है, देश का नमक। तो ऐसा लगता था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। पर जब मैं आज आपको सुन रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, क्योंकि आपने अपने हाथ से एक सैटेलाइट पे कुछ काम किया है, और वो सैटेलाइट आज जाकर चंद्रमा पर बैठा है, लैंडर बैठा है, या फिर मार्स पे बैठा है। I think what that feeling would be 100 times more than what we did. So thank you so much for everything that you did. And सिर्फ इसरो में होने का गर्व क्यों सर, आज आपके कारण हर भारतीय को गर्व है। मतलब आज भारत के लोग, हमारे NRI लोग भी जब दुनिया में कहीं खड़े होते हैं तो बड़े गर्व से खड़े होते हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। और एक दोस्त मेरे बहुत देर से इंतजार कर रहे, प्रशांत, जरा माइक खोलिए और जरा बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नमस्कार मेरे सभी गेसू के साथी और इसरो के सीनियर्स और गेसू के सीनियर्स को। मैं प्रशांत पुरवाल, मैंने 2003 बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से GEC से पास आउट हूँ मैं। और उसके बाद तकरीबन 2 साल MIT उज्जैन में एज ए लेक्चरर आई वर्कड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद आई जॉइंड इसरो इन जनवरी 2006 एक्चुअली। इट वाज, उस समय जो सिलेक्शन होता था वो इसके पहले लगभग जो सिलेक्शन होता था वो सेंटर वाइज होता था। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट लगभग इसी दौर के दौरान चालू हुआ। तो देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड कंपटीशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू एंड आई क्वालिफाइड इन दैट एंड आई वाज पोस्टेड एट हासन, which is some 200 kilometers away from Bangalore. My center was master control facility. After 4 years of working at Hassan, I was transferred to Bhopal. हमारा जो सेंटर है बेसिकली वो प्रेजेंटली जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं, 29 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो वो सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनका बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर है। तो दिस रिक्वायर्स 24/7
cross 365 monitoring and control of all the geostationary class of satellites. So we receive the telemetry from the satellite, and we do the tracking of the satellite, and we do the commanding as and when required, actually. And it is a 24/7 operation, and we have to be on our toes to meet the spacecraft requirement at any point of time, because there may be a contingency. Space weather is very harsh, and the contingency may come at any point of time. So it requires a 24/7 monitoring. During my tenure, I got an opportunity to visit South Korea also as a representative of ISRO for supporting the launch activities. We set 8 satellites actually. That is in 2011. So this our center, basically we can say that from cradle to grave we take care of the satellite. कई लोग सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद भूल जाते हैं, पर ड्यूरिंग इट्स मिशन लाइफ ऑफ अराउंड 8 to 12 years, depending on the capacity of the propellant that is being filled, we take care of the satellite throughout its entire life, actually mission life. क्या बात, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रशांत आपने यहाँ पे कही कि जनरली सच होता है कि जब वो लॉन्च होता है तब बहुत यूफोरिया होता है और सब लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो घूम रहा है हर दिन, लाइक आपने कहा 24/7, उसको आपको मैनेज करना है, उसको देखना है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है तो उसको ठीक करना है. आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. इट आल्सो टेल्स अस, लोग इस बारे में नहीं सोचते, उनको लगता है कि इसरो तो रोज एक नया यान बना के बस छोड़ता रहता है. सिर्फ छोड़ने का काम नहीं है, उसको संभालने का काम भी है, और उसमें से बेस्ट आरओआई भी निकालना है, क्योंकि जो हमने भेजा है उसमें से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, उसके लिए वो हमारे स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स रहे वहाँ पर लगातार बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक मैंने पहली बार सोचा इस तरह से, क्योंकि हम भी हमेशा बस जिसको बोलते हैं ना, वो जब न्यूज़ बनती है तब उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, पर न्यूज़ के बाद उसको संभालना है. Salutes to you and your team, people who are working that all the time. तो यहाँ पे इसी बात से एक चीज निकल के अब और आती है कि, और वो जो मैं जानना चाहता हूँ और मेरे शायद सब साथी जानना चाहते हैं कि कहा जाता है कि हॉलीवुड में जो फिल्म बनती है उतने पैसों में तो हम सैटेलाइट बना देते हैं और भेज देते हैं. ये कारनामा इसरो वाले करते कैसे हैं? थोड़ा सा ये बताने की कृपा कीजिए, सब लोग एकदम कान खोल के सुन रहे हैं. वो कौन सी जादू की छड़ी है, वो कौन सा सीक्रेट सॉस है? सर सबसे पहले तो कई सारी जो कंपोनेंट्स है, जो सबसिस्टम्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको इंडिजिनाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेर इन विल बी डूइंग द इंडिजिनाइजेशन and thus reducing the cost. Second thing, what I feel is that the ISRO people are all self-motivated actually, and they are not driven by the money actually for their work. So these are the motivating factors with which ISRO is working, and whatever the principles that has been we have imbibed from our seniors, I think that plays a big role for that actually. तो मैं यहाँ पर आप सब लोगों से, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप सब लोग अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज बताइए. बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ. ओके दिनेश. देखिए इसमें ऐसा है कि डिजाइन, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और जिस तरीके से अभी सारे मेरे साथी लोगों ने बताया कि टोटल मिशन बेसिकली जो होता है वो लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, लॉन्चिंग, देन ऑपरेशनलाइज करना, देन उसको कंट्रोल करना, ये सारी टोटल प्रोसेस चेन है. अब सैटेलाइट के अंदर जो कॉस्ट जुड़ती है वो लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट की कॉस्ट जुड़ती है. तो
बेसिकली जो अपना एक वर्कमैनशिप कॉस्ट होता है, जो हम इंडस्ट्री का कॉर्पोरेशन लेते हैं अपनी कंट्री में लेते हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्री से काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। तो इसमें हम लोग बाहर के कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं हमारे हार्डवेयर फैब्रिकेशंस में और सब जगह, लेकिन उसको असेंबली करने में या उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दैट बिकम्स ए कंपेरेबल विद द डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। ये चीज लॉन्च व्हीकल पे भी लागू होती है और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर रियलाइजेशन में भी काउंट होती है। और बाकी के फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, इन ऑर्बिट ऑपरेशंस एंड ऑल दैट, जो कि अपने इंडिजिनाइज मेक इन इंडिया होते हैं, तो दैट नेचुरली मेक्स द रिडक्शन इन दी। ओके, तो कहने का मतलब है कि हम कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। दिस इज ऑल वर्ल्ड क्लास, और जो बार बार दिखता है, और इसीलिए दुनिया के कई देश आज हमारे साथ, हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ सैटेलाइट अपने लॉन्च करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसरो हैज प्रूवन इट कि अपने मीन्स में रह के हम कुछ गजब काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे फॉरगिवनेस वाली चीज नहीं है। हाँ, तो जीरो डिफेक्ट होना और परफेक्शन होना सारी चीजों का बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो लॉन्च व्हीकल की टीम हो, सैटेलाइट की टीम हो, इन ऑर्बिट ऑपरेशन की टीम हो, फ्यूलिंग की टीम हो, प्रोपल्सन सिस्टम्स हो, सो ईच एंड एवरीबॉडी हैज टू प्ले very very important and very very positively with all full efforts। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा वाली चीज यहाँ पे नहीं चलती है। बिल्कुल, अगर चलेगा करेंगे तो उड़ेगा नहीं। आई थिंक हमको उड़ना है तो वो चलेगा की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। दैट्स आई थिंक दैट्स अ बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस इन ऑल सेक्टर्स। मैं आप बाकी लोगों से भी आपके इनसाइट्स जानने के लिए उत्सुक हूँ। सर एक चीज़ होती है, जैसे हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें कई चीज़ें बार बार एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आइडिया हो जाता है, तो एक चीज़ ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो वो भी किया जाता है। मतलब आप जैसे पहले सैटेलाइट बनाते थे तो उसका कई वर्जन बनाए जाते हैं, मतलब और फिर उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, तो आप उसका कॉस्ट कई गुना बढ़ता जाता है। और जब को एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब आपको सब पता है कि ऐसे रिजल्ट्स आने हैं, तो वो आपको रिपीट नहीं करना है, तो ऑप्टिमाइज होता है फिर कॉस्ट। तो देन यू डू सक्सेसफुली द सेम वर्क व्हिच यू हैव बीन डूइंग 3 times 4 times अर्लियर, तो अभी कॉस्ट सेविंग होती है। तो कहने का मतलब है कि फेल्योर इज नेवर ए फेल्योर, इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो काम नहीं कर पाए, आई थिंक दैट इज ऑल नाउ हेल्पिंग अस टू डू थिंग्स फास्ट, डू थिंग्स इन ए लिमिटेड कॉस्ट। इज दैट करेक्ट? नॉट ओनली दैट, एक्चुअली आप अगर कंपेयर करोगे तो जो बड़े बड़े स्पेस इंडस्ट्रीज हैं, फेल्योर तो होता है, मतलब ये नहीं कह सकते फेल्योर नहीं होता। It was a very big learning actually, but इसरो के फेलियर्स बेर मिनिमम रहे हैं। मतलब जो यहाँ प्रोसेस है, मतलब सिस्टम को क्लियर करने का बहुत रिगरस है, तो इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सब कुछ देखा जाता है कि क्या फेलियर हो सकता है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड पुटिंग एफर्ट्स ऑन दैट टू मिनिमाइज इट। तो चांसेस कम छोड़ते हैं कि कुछ फेल होने वाला है, पहले से समझ लो, उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर लो, रिजल्ट्स क्रिएट कर लो, पता कर लो, एंड जितना हो सके जो लॉन्च होने वाला है और जो एनवायरनमेंट्स वो देखने वाला है, सारी चीजें यहाँ सिमुलेट कर लो। तो एक एडवांटेज हो जाता है कि फेलियर्स रिड्यूस हो जाते हैं या चांसेस कम हो जाते हैं, तो कॉस्ट सेविंग होती है। तो मुझे समझ में ये आ रहा है, आप ये बोल रहे हैं कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं बहुत रिगरस हैं और उसको पूरा फॉलो किया जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम जल्दी करना है, कम पैसे में करना है, इसके लिए कई बार क्या होता है हम इंडस्ट्री में ना लोग बाईपास कर देते हैं प्रोसेसेस।
बट आई थिंक दैट्स नॉट ए चॉइस, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि या तो उड़ेगा या गिरेगा, बीच का कोई तरीका नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसेसेस। फैंटास्टिक। Processes are much better compared to if you take ISO. Okay. So they are well documented, well written, and it has to be followed. There is no second path, no excuse on that line. So there are many boards, various committees which are in cohesiveness. They discuss all these things. Any anomaly, anything comes, it has to be. मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक ह्यूमरस चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी किस तरह सोचता है। बीच में ये था कि साउथ पोल पर सबसे पहले तो चंद्रयान 3 जाने वाला है, पर अचानक बीच में खबर आई कि लूना 25 हमसे 2 दिन या 3 दिन पहले उतरने वाला है। तो मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में था और कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार हम लोग थोड़ा तेजी से क्यों नहीं भेज देते, व्हाई डोंट वी एक्सेलरेट चंद्रयान 3 ताकि हम लूना 25 के पहले उतर जाए। आई थिंक दैट इज हाउ द कॉमन मैन थिंक। सवाल में ही जवाब छुपा है सर, पैसा इसलिए तो बचता है। तो बट आई थिंक दैट इज नॉट द वे इट हैपेंस। जो जब होना है तभी होना है और जितना होना है उतना ही होना है। एंड आई थिंक उसी में सफलता का मंत्र छुपा है। प्रियंका, आप कुछ? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पुनीत जी 1 मिनट में। जो आपने मुंबई की लोकल ट्रेन में पूछा वो पूरे देश की बात है, इसमें कोई बात नहीं है कि वो लोग 10 अगस्त को लॉन्च करते हैं, 10-11 अगस्त को लॉन्च करते हैं और 21 तारीख को लैंडिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, लूना 25 में ये मिशन का टारगेटेड था। नेचुरल सी बात है, उनके इंजन्स आर वेरी पावरफुल एंड दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50 इयर्स एंड दैट टू इज सक्सेसफुल। उन्होंने 167 ग्राम ऑफ लूनर सॉइल वहां से वापस लाई है। उसके बाद में ये मिशन को प्लान किया था। उसके बहुत सारे रीजंस है कि उन्होंने क्यों इतना हरीडली प्लान किया और क्या था, वो हम सेपरेटली उसके बारे में जाने की जरूरत भी नहीं, चर्चा हो सकती है। पर ठीक है, ये एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि उनका मिशन जो है वो मून ऑर्बिट में जाने के बाद में टकरा गया। इट हैज रीच्ड टू मून ऑर्बिट। तो पॉइंट ये था कि हमारे पास में जो अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं, तो वो जो PSLV से हम लोग लॉन्च करते हैं, तो इट टेक सम टाइम। 3,84,000 किलोमीटर तक जाना और उसको 4 टन वजनी सैटेलाइट को साथ में भेजना, तो इट टेक्स टाइम। So that's why we take normally we have launched on 14th of July and we have landed on 23rd of August. So that is the thing. So this is what my submission. तो मैं समझ रहा हूँ उसको। तो अगर मैं उसको एसेंस में लाऊं तो हम अपनी लिमिटेशन में बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं और कर देते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम लोग बहुत एम्बिशियस हैं। हाँ प्रियंका, बोलिए। सर मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग बहुत एम्बिशियस हैं। विद लिमिटेड रिसोर्सेस हम लोग हम जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ मैच करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे पास जो अभी कैपेबिलिटीज नहीं है उनके बिना भी हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग भी हेवी लॉन्च व्हीकल्स लाइक NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल वगैरह आने वाले हैं फ्यूचर में। तो उसके बाद हमारा मिशन का टाइम भी कम हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है पैरेलल में। पर एट प्रेजेंट जो हमारी कंडीशंस हैं उसके साथ में भी हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। ये क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज जो इनिशियल स्टेज में बनी हुई हैं, जैसे सर ने बताया, राजीव सर ने, ASLV से जो चली आ रही हैं, वो इतनी प्रूवन हो चुकी हैं कि हम उन पे कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं। इसलिए हम उनको यूज करके एट प्रेजेंट उन पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर में बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं। किसी को कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि आने ही वाले हैं। मतलब अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई सैटेलाइट हवा में उड़ भी रहा हो। मतलब आई थिंक इट हैज बिकम सो नॉर्मलाइज्ड नाउ कि अब लोग सरप्राइज नहीं होते। इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बोली वो यही है कि हम अपने लिमिटेशंस में, हमारे पास जितने रिसोर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ भी हम बड़ा ख्वाब देख लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। एंड आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं शायद जो हमारे कलाम साहब थे, विक्रम साराभाई थे, होमी बाबा थे, ये जो पुरोधा लोग थे, उन्होंने एक जो विजन सोचा और उसको उन्होंने जो इग्निशन उस रॉकेट में लगाया,
आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज शायद इसीलिए दुनिया के लोग दंग है कि भारत वाले ये कर कैसे रहे, क्योंकि हाँ जी। मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा। मेरे साथ साथी जो है शायद कुछ बातों को नहीं जानते होंगे। ओके, हाँ जी। ये जो तुमने 3 सवाल पूछे ना, मैं 3 सवाल का 3 तरह से जवाब देता हूँ। ओके। पहली बात कि हम इसरो में जो काम करते हैं ना, आपको मालूम है भारत के अंदर एक बजट होता है ना, जैसे घर का बजट होता है ना, तो घर की महिला उसी हिसाब से काम करती है। उसी तरह से अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो भारत जो था एक गरीब देश था, ठीक है। जब हम अपना स्पेस प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें जो बजट मिलता था वो बहुत ही लिमिटेड होता था, क्योंकि सारा बजट आप स्पेस को नहीं दे सकते, आपको कृषि को देना है, आपको इंडस्ट्री को देना है, और वाकई वो कोई गलत बात नहीं है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो बजट रहता था वो हमें दिया जाता था। तो जो सीमित साधन होते हैं ना, जब उसमें कोई आदमी काम करता है तो वो बहुत सोच समझ के काम करता है, जैसे घर की महिला करती है, ठीक है ना। उसको जो एक बजट रहता है, अब कभी देखिए राशन कम नहीं होता, चाहे कितना भी मतलब वो हो, तंगी हो, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे रहते हैं। उसी तरह से हमारी भी वही सोच बनी। जब हम शुरुआत में हम काम करते थे तो हमारा बजट बहुत कम था। मेरे ख्याल से मेरे कई साथी तो जानते ही नहीं होंगे कि हमारा बजट क्या था उस वक्त, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग जो ट्रीटेड होते थे, हम लोग भी जो साइंटिस्ट बने थे, हम लोगों की अगर जो शुरुआत की आप सैलरी देखेंगे बहुत कम होती थी, ठीक है। तो हमें उसका कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि उसका एक पैशन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने 1990 के बाद से अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ सोचना शुरू किया था। और जब हमने पहली बार पोखरण में विस्फोट किया था ना, दूसरी बार मतलब, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा पड़ा। वो क्या फायदा था मैं बताता हूं, कि लगभग सभी देशों ने हमें टेक्नोलॉजी देना बंद कर दी थी। बिल्कुल। जब हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी तब हमारे पर ये आ गया था एक जिम्मेदारी कि हम सब टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही खुद डेवलप करें। और जब आप खुद काम करते हैं ना तो बहुत सस्ते में होता है। बिल्कुल। एक ये कहना है कि हमारे जितने मिशन होते हैं सस्ते में बनते हैं, एक बात है ना। दूसरी बात ये है कि अभी क्या आपने एक बात बोली थी कि जब लूना फेल हुआ तो लोगों को पता चला कि इसरो क्या काम करता है। प्रॉब्लम हमारी मानसिकता ये है कि हम अपने आप को हमेशा तुलना करते हैं वेस्टर्न से, हम तुलना करते हैं रशिया से, हम तुलना करते हैं अमेरिका से। इसरो में हम अपनी तुलना कभी भी बाहर से नहीं करते। हम अपनी तुलना, हमारा जो मुख्य चैलेंजर है ना वो हम खुद हैं। हमें चैलेंज मिलता है और हम फिर भी देखते हैं कि हम अमेरिका ने कितने में किया या रशिया ने कितने में किया, हम कितने में करेंगे, है ना। और जो हमें विक्रम साराभाई सर के द्वारा एक हमें मूल मंत्र दिया गया था, जो शायद मतलब जनता को भी नहीं मालूम होगा, वो था फर्स्ट टाइम श्योर शॉट। मतलब जब भी आप पहली बार करो तो पूरी तरह से ऐसे लगन से काम करो कि आपको फेल ना हो। इसीलिए भारत पहला देश था जो चंद्रमा पर अपने पहले अटेम्प्ट में पहुंचा। भारत एक पहला देश है जो मंगल पर अपने पहले अटेम्प्ट में पहुंचा, ठीक है ना, ठीक है। और जो SSLV और जो हमारा जो होता है उसमें थोड़ा बहुत हमें सब सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें सिखाने वाला कोई नहीं, हमें सिखाने वाले हम खुद हैं। हम खुद सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। और जब हम दूसरा मिशन लॉन्च करते हैं, देखिए कभी गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने क्या गलती की। और जब हम पहले, हमारी जो निर्भरता थी ना शुरुआत के 90 के दशक में, हम अधिकतर अपने जो इक्विपमेंट थे, हमारे पेलोड से, हम अमेरिका से या रशिया से या जापान से या जर्मनी से लेते थे। जब हमारा पोखरण विस्फोट हुआ उसके बाद से उन लोगों ने हमें सब देना बंद कर दिया। हमें लगा कि हम किसी टेक्नोलॉजी को आपको नहीं देंगे। तब हमने अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचा और हर चीज में ये जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए, डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट बनना शुरू हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो इंजन हुए। नहीं तो जैसे क्रायो इंजन हम लोग पहले रशिया से लेते थे, ठीक है, लेकिन वो रशिया ने जब एम्बार्गो लगाया, किन्नी देंगे, तो अमेरिका ने उस पर एम्बार्गो लगाया। इस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जब हमें फोर्स किया जाता है तो नाउ एवरीथिंग नाउ वी आर डेवलपिंग, है ना। उसी तरह से जो हमारे सिस्टम है वो हमने सब खुद डेवलप किए। जब आप खुद घर में काम करते हैं तो सस्ता होता है। दूसरी बात है, आपने एक अपनी लोकल ट्रेन की बात कही। दुख की बात क्या है ना कि ये जो एक स्पेस साइंस है या स्पेस इंजीनियरिंग है, ये हमारे जनमानस को इसके बारे में ना तो कभी बताया गया, ना किसी ने कोशिश करी कि हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मैं खुद बता रहा हूं आपको, जब मैं पहली बार गेसू से आया था और मेरा मतलब मैं अपने बैचमेट से जब बात करता था
कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पेस में जाने का है। मैं अपने फाइनल ईयर में जब था, मुझे पूरी तरह याद है, छत पे हम लोग बैठे थे, मेरे क्लासमेट सारे थे, तो सब कोई बात कर रहा था कि हम सी सिंथेटिक ज्वाइन करेंगे, कोई कह रहा था मैं वहां चला जाऊंगा, कोई कह रहा था मैं RR कैट में चला जाऊंगा। मैं अकेला था जिसने मैंने सोचा था कि मैं मतलब सोचा था क्या, मैंने बोला था कि मैं जाके इसरो में काम करूंगा, तो मेरे सारे बैचमेट ने बोला वहां जाके तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि इसरो उस वक्त कुछ सक्सेसफुल कुछ था नहीं ज्यादा। तो मैंने कहा जब तक कोई एक आदमी आके ट्राई नहीं करेगा, हम जैसे लोग या कोई भी जाके वहां काम नहीं करेगा तो कैसे सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी मेरे दोस्तों में मेरे ख्याल से कोई लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत सालों तक मैं मतलब अलूफ रहा, क्योंकि मैं जाता भी था, जैसे मेरे ख्याल 1994 तक जाता था, मैं लोगों से मिलता था, तो लोग आश्चर्य करते थे कि तुम वहां जाके कर क्या रहे हो, इसकी जगह तुमको फॉरेन चले जाना चाहिए था, तुमको कहीं अच्छी कंपनियों में ज्वाइन किया। उसमें ऑटोमोबाइल का बहुत जोर चल रहा था, लोग पीतमपुर में जाके ज्वाइन कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे भी एक ऑफर आया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो उसमें फोर्स मोटर में। तो मैंने यही सोचा था कि वहां जाके मैं अगर जो काम करूंगा वो वही काम होगा जो हर आदमी कर रहा है ना। तो यही वजह है कि जो इसरो में काम करता है वो ये जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर रहा है, और इससे हमारा जो चैलेंज होता है वो खुद से होता है, हम अपने से लड़ते हैं। हमें क्या होता है कि हमारी कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो वो हम अपने आप से सोचते हैं कि हम इसको कितना अच्छा परफेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब रही बात जो तुम्हारे लोकल की बात है, उसमें लोग ये कहते हैं, मैं छोटा सा बस उसका एक जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है ये कि ये क्या डिफरेंस है कि हम अपना लॉन्च करने के बाद 43 दिन लेते हैं पहुंचने के लिए, और वही रशिया जो है 12 दिन ले लेता है, 13 दिन लेता है, 9 दिन लेता है, और अमेरिका 4 दिन लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका के जो अपोलो मिशन है वो 4 दिन में पहुंच जाता है मून पे। वो तरीका है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ऑर्बिट मैनेवरिंग की कहलाई जाती है। उसमें हम लोग ऑर्बिट रेस करते हैं। एक तो आपके पास तरीका यह है कि आप हाईएस्ट ऑर्बिट में पहले चले जाए, और वहां से फिर आप ऑर्बिट मैनेवर करके स्लिंग शॉट लेकर आप मून की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा हैवी लॉन्च व्हीकल चाहिए, बहुत ही ज्यादा हैवी लॉन्च व्हीकल, जो अभी इंडिया के कैपेबिलिटी में नहीं है, और हम उसमें रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो हैवी लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं है, उसमें अभी भी बदलाव आ रहा है। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप छोटे ऑर्बिट पे जाइए, अपने ऑर्बिट को रेस करिए, और उस स्टेज पे पहुंचिए जहां से आप स्लिंग शॉट जब देंगे तो वो पहुंच जाएगा। अब ये ऑर्बिट मैनेवरिंग ऐसी नहीं है कि आप रोज बैठ के 50 ऑर्बिट कर लें और आप पहुंच जाए, बड़े ऑर्बिट में चले जाए। ये एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रिसीजन। अब यही क्वेश्चन है कि जो मैं जिस फील्ड से आता हूं ना, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये आपको आपका एटीट्यूड और आपकी वेलोसिटी और आपका जो पोजीशन है मतलब स्पेस में, वो बताता है। इसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप जैसे छोटा सोचिए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, कितनी है बताइए? मुझे पता नहीं, मतलब जस्ट सोचिए कितना, 15 लाख किलोमीटर है जैसे है। अब उतने में अगर मेरा यान 0.1 डिग्री या 0.1 आर सेकेंड भी अगर डेविएट होता है, तो आप सोचिए वो कहां चला जाएगा। तो इसलिए जो जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसकी करेक्ट मैनेवरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग उसी चीज में ध्यान देते हैं कि हम लोग जब भी काम करें हम एक्यूरेसी पे दें, हमारा प्रिसीजन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। हम जिस टारगेट पे हो जा रहे हैं हम उस टारगेट की दिशा में ही जाएं। और यही वजह है कि जब पहली बार में सफलता मिलती है तो लोगों को शायद उतनी खुशी मिलती है जितनी हमें होती है। हम तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा ध्येय जो हमने जिसके लिए काम किया, हमने रात दिन लगाई है। अब ये जो रात दिन वाला बात है ना, ये शायद बाहर लोगों को नहीं पता चलता। मैं अपने सारे दोस्तों को जानता हूं जो इसरो में काम करते हैं, हम लोग रियली में रात दिन काम करते हैं। हमारे लिए ना रात है ना दिन है, जब काम करना है तो काम करना है। कई लोगों की तो रातें जो है लेबोरेटरी में निकलती, क्योंकि एक बार कोई काम शुरू हो जाता है, टेस्टिंग शुरू हो जाती है, कुछ इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते कि आज चलो छोड़ दिया, वापस घर जाते खाना वाना खा के सोएंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमारे तो ये कहा जाता है कि हम जब तक वो काम पूरा नहीं करेंगे हम कहीं आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये लगन है। और जब लगन के बाद एक सफलता मिलती है तो बहुत खुशी होती है, और लगन के बाद जब असफलता मिलती है तो फिर एक हौसला मिलता है कि अगर अगली बार हम अच्छा करेंगे। यही वजह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चंद्रयान 2 की जो असफलता थी, छोटी सी असफलता थी, उसके बाद क्या कहा, उनके शब्द आज तक मेरे कान में गूंजते हैं कि हर सफलता जो होती है ना, वो उसमें से आ निकालने के बाद तो सफलता ही मिलती है। तो सफलता की सीढ़ी असफलता है। अगर हम
मतलब अगर अपना दिल तोड़ दें कि नहीं यार ये सब काम नहीं हो सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे लिए हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन होते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो शब्द है वो हमें हौसला देते हैं, हमारे को मतलब बढ़ावा देते हैं कि हम अपने उस तरह से काम करें। और यही वजह है कि कम से कम कीमत में, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली लोगों को ये समझ नहीं आता, आज की डेट में भारत में लेबर के जो रेट्स है, लेबर रेट क्या, इवन इंक्लूडिंग हमारे को भी मिला के, वो पृथ्वी पे जितने देश हैं जो मतलब विकसित कहला लो या विकासशील कहला लो, उन सबसे कम अगर है तो वो भारत में। और हम उसका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कम कीमत में अधिक से अधिक रिलायबिलिटी के साथ हम मिशन लॉन्च कर लेते हैं। तो आई थिंक आपने 2 चीजें बोली सर जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है लगन, yes. और आई थिंक जब वो काम चल रहा है तब आप वहां से हिल नहीं सकते। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फैमिली कम्स लेटर। जो लोग लाइफ का बैलेंस की बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पे उसका चांस नहीं है। यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं वो आपको करना है। आई थिंक दैट्स वन थिंग आई अंडरस्टैंड। और दूसरा एक्यूरेसी, आई थिंक एक्यूरेसी इज द वन थिंग, क्योंकि आपने जब बोला कि वो इतना लाखों किलोमीटर दूर है, और बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि वो छोटी सी भी इधर से उधर हुआ अपने ऑर्बिट में तो वो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर निकल जाएगा। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक एंड दैट आल्सो टेल्स अस कि हमको कितना रिगरसली। तो आई थिंक इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप इंडस्ट्री की तरफ से या हम लोगों की आम एक बात और पूरे एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा सर। बिल्कुल। ये एक जो मैंने बताया ना आउटरीच का, पहले एक जमाना था जो हमारे साथ मेरे जैसे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लोग नहीं जानते थे कि स्पेस इंजीनियरिंग होती क्या है, या स्पेस साइंस क्या है, या रॉकेटरी क्या है, या सैटेलाइट क्या है ना। ये लोगों को लगता है सैटेलाइट एक कोई चीज है जो गोल गोल घूमती है और वो उसमें सिग्नल देते हैं। अब जैसे आप टीवी देखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि टीवी हम देख कैसे रहे हैं। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि वो टीवी कैसे देख रहा है। किसी भी आदमी, आप खुद मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि मैं मोबाइल फोन क्यों यूज कर पा रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारे को पहले आउटरीच, हमारे अधिकतर लोगों में, बट पिछले कुछ सालों से हमारे जो गवर्नमेंट है हमें इंकरेज करती है कि हम आउटरीच करें, हम स्पेस। आज देखिए, अभी मैं यही बताता हूँ, हम लोग कई तरह की एग्जीबिशन अरेंज करते हैं, हम कॉलेजों में जाते हैं। अभी जैसे अगले महीने में वर्ल्ड स्पेस वीक आने वाला है, WSW, एक शुरुआत है, मतलब बहुत सालों से चल रही है, जिसमें हम छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स में हम सब जाते हैं। हमारा काम ये होता है कि हम उन बच्चों को जाके बताते हैं कि हम करते क्या है, और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जब, क्योंकि अभी जैसे आपने मुझसे उसमें लिखा था कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करें, आ रहे हम उनसे पहले प्राइमरी स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि नींव वहां से पड़ती है जहां दिमाग कच्चा होता है। एक कच्चा मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। और हम अलग अलग तरह के स्कूलों में, अलग अलग तरह के कॉलेजों में, मेरे ख्याल से IITs में और जितने भी कॉलेज हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ एग्जीबिशन, अभी कुछ सालों लास्ट ईयर है भोपाल में भी MIT में एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें हमारे चेयरमैन ने भागी ली थी। हम कोशिश ये करते हैं कि अब हम अपने ही फील्ड वाले लोगों को या बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को जाके बताएं। उसी तरह से हम बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि हमारे को जब हम जानते हैं कि किसी भी घर में एक दादा, नाना, नानी, दादा, दादी, इनकी एक ऐसी भूमिका होती है कि उनकी बात को टाल नहीं सकता। अभी क्या होता है, बच्चे समझ लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम, इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल में की या आपने कंप्यूटर में किया, तो हर माँ बाप ये सोचता है कि यार इसको IT में बैंगलोर भेज देते, सिलिकॉन वैली भेज देते, खूब पैसा मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, 3 लाख, ऑफर भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई आदमी मतलब माता पिता या नाना नानी ये नहीं कहते बेटा तू जाके इसरो में ज्वाइन कर ले, ये नहीं कहते थे। इवन हर फील्ड पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी मतलब जाने का था कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप इतनी दूर, त्रिवेंद्र, वहां कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं होता है। तो ऐसी एक सोच थी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि हम वहां जाके करेंगे क्या। तो इसीलिए हम सोचिए ये WSW जो वर्ल्ड स्पेस वीक होता है, उसमें सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके लिए स्पेशल सेशन करते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप अपने पोता पोती और अपने नाती नातिनों को प्रोत्साहित करिए, जब आप कहेंगे तो वो लोग आएंगे।
इसलिए इसे आउटरीच हमारी फैल रही है। अब हम धीमे धीमे हर जनमानस में, चाहे तो आप न्यूज़पेपर में देखिए या न्यूज हेडलाइन में देखिए, लोग आके बोल रहे हैं, पहले बोलते नहीं थे। अभी जब से स्टार्टअप शुरू हुआ है, स्टार्टअप मतलब लोग आना शुरू हुए ना, स्टार्टअप इंडस्ट्री, उसमें क्या है कि बच्चे बी करते ही करते स्टार्टअप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम आगे चल के क्या करेंगे। तो हम ऐसे ही टैलेंट को ढूंढते भी हैं, हम जाते हैं उनके पास। कॉलेजों में अगर हमसे कोई कांटेक्ट करता है कि सर हम इंटरेस्टेड हैं आपकी फील्ड में स्टार्टअप खोलने के लिए, तो हम उनको पूरा गाइडेंस देते हैं कि तुमको किस तरह के स्टार्टअप में कैसे भी आपको इन्वेस्ट करना है, कहां से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो सब गाइडेंस भी देते हैं। इसलिए पर्पस ये है कि इसको फैलाना है, क्योंकि अभी भारत अगर एक सुपर पावर बनना है तो वो स्पेस सेक्टर एक ऐसा एरिया है जिसमें हम अपने आप को बना सकते हैं कि हम स्टेब्लिश्ड है। अभी कोई भी हमारा चैलेंजर नहीं है उसमें, हम जो अपना काम कर रहे हैं, और हमारी जैसे लेबर कास्ट बहुत कम है, तो हम अगर भारत के अंदर लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो वाकई में हम लीडर बन जाएंगे, वर्ल्ड लीडर। अब जैसे आपने बोला ना, एक सैटेलाइट हॉलीवुड की एक फिल्म से भी सस्ते में बनता है। जैसे आप चंद्रयान की ही बात कर रहे हैं, ये इवन जो पठान और ये जवान हम पिक्चर देखते हैं ना, हॉलीवुड से बहुत दूर की बात छोटी है, बाहुबली से भी छोटी है। जितने में बाहुबली बना था उससे भी कम में हमने अपना चंद्रयान बना लिया। ठीक है, हमारे भारत की जो फिल्में हैं हमारे से मतलब हमारे बजट से ज्यादा बन जाती है। ठीक है ना, ये इसका कंपेरिजन नहीं करना है। हमारा जो ध्येय है वो ये है, कम कीमत में मोस्ट रिलायबल सिस्टम बनाए, क्योंकि हमें अपने लिए ही नहीं करना है। अभी जब बोलते हैं G20 में वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारे लिए बहुत सारे देश हैं, कई देश हैं जिनके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उनको फ्री में देते हैं। जैसे सार्क सैटेलाइट था जो दिया गया था कुछ दिनों पहले। अभी जैसे G20 के देशों के लिए सैटेलाइट के लिए बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि सोच ये है कि जो हमारे पास है वो सबके पास है, होना चाहिए। बाकी जो देश थे उनका सोच ये थी कि जो मेरे पास है मैं किसी को नहीं दूंगा। भारत की सोच ये नहीं है, हम लोग यही रखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, और चाहे वो कहीं भी हो, तो किसी तरह की मदद की जरूरत होती है हम करते हैं। इसलिए अभी बहुत सारे देशों के साथ हमारा टाई अप हो रहा है, जो मतलब मैं पब्लिक फोरम में बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सभी देशों को ओपन है कि चाहे उन्हें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए, चाहे उन्हें लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट में चाहिए, हम उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि मैं अपने पास ही रखूंगा, ये पर्पस ये है कि फैले पूरी दुनिया में, सबको फायदा। गरीब, ये मैंने बोला ना, तो इट शुड रीच टू द लास्ट मैन इन द क्यू। सबसे मैं जो चीजें यहाँ पे बोलिए, हाँ बोलिए, कैच कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों ने हमको देना बंद कर दिया था पोखरण के बाद। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि जब इसरो, कई लोग ये सवाल पूछते हैं, जो मैं आज इस मंच पर आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस बात को सबके सामने लाना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि भाई ये गरीब देश है और आप इतने, भले ही वो आप एक फिल्म से कम पैसे में बना रहे, लेकिन क्यों बना रहे? 600 करोड़ रुपए की कोई कीमत नहीं। तो मैं यहाँ पर सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसके जो स्पिन ऑफ्स होते हैं, भारत की तकनीकी क्षमता में उसके कारण कैसे इजाफा हो रहा है, इसके बारे में मैं एक एक करके आप सबसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या फायदा देश को किस तरह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में या एनवायरनमेंट की फील्ड में। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। एक छोटा सा वाकया याद आया। लास्ट ईयर में IIT मुंबई में एक एग्जीबिशन में था, मतलब लोगों एक इंटरेक्शन में था आउटरीच के अंदर। तो कुछ कॉलेज के ही IITs के बच्चों का एक ग्रुप आया, उनमें सेम जो तुमने क्वेश्चन किया ना, वही क्वेश्चन मुझसे किया कि सर भारत एक गरीब देश है, और एक गरीब देश के लिए शोभा देता है कि हम, क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो गगनयान में जो पहला मतलब यांत्रिक मानव जाने वाला है, व्योममित्र, उसकी डिजाइन हम करते हैं, हमारा मतलब हमारा वो है ना। तो वो उसी का हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे कि व्योममित्र कैसी है, और वो मतलब उसके वो क्या क्या काम कर सकती है स्पेस में जाकर, और क्यों जाएगी, क्यों जरूरी है। तो उसी सिलसिले में बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि जब भारत एक गरीब देश है तो इसमें जरूरत क्या है हमें इस तरह के काम करने की स्पेस में। मैं एक मजेदार वाकया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे उन बच्चों से। मैंने पूछा, बेटा तुम लोग पिक्चर देखते हो? तो वो बोले हाँ। मैंने कितने दिन में पिक्चर देखते हो आप? तो बोले हर वीक में एक पिक्चर तो देख ही लेते हैं। तो मैंने पूछा, बेटा ये बताओ
कि तुम एक फिल्म जब देखने जाते हो बॉम्बे में आइनॉक्स में, कितने रुपए का टिकट आता है? 1000 रुपए का टिकट आता है। मैंने कहा मतलब इसका मतलब है कि आप 4000 रुपए महीना फिल्म में यूज करते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा भारत की जनसंख्या कितनी है? तो बोले करीब 125 करोड़ है। मैंने कहा उसके अंदर 10% कितना होता है? सिंपल मैथमेटिक है। तो बोले 12 करोड़। मैंने कहा 12 करोड़ लोग फिल्म देखते हैं 4000 रुपए की, एक महीने में कितना खर्च करते हैं बताइए, है ना? बच्चे सोचने लगे। मैंने कहा ये सोचो कि जितना आप लोग एक फिल्म देखने में खर्च कर देते हैं, उसमें हम पूरे 20 साल से इसरो का बजट चला रहे हैं। क्या बात, ठीक है। उसके बाद उन्हीं बच्चों ने मुझसे बोला सर हमें आज तक इस तरह से किसी ने नहीं समझाया था। हम लोग सोचते थे कि इसरो का बजट 12,000 करोड़ है या ये है, इसे बेवकूफी में करते हैं हम, फालतू में हम 600 करोड़ रुपए का यान छोड़ रहे हैं, 400 करोड़ का सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। मैंने कहा 400 करोड़ रुपए आप, मैंने कहा फिल्म देखना बंद कर दो। उससे मैं बोल रहा हूँ तुम 4 की जगह 3 फिल्म देखो, ठीक है। मैंने कहा 4 की जगह 3 फिल्म देखो, 500 रुपए हर महीने आप भारत के स्पेस फंड में डाल दीजिए, हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना मतलब है? I think that's a great idea, sir. एक ऐसा एक फंड होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें बच्चों को समझाने की है, क्योंकि मैंने बोला बच्चे नहीं, हर व्यक्ति को, भारत की जनता है उस पर हमारी जवाबदेही है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो हमारी तनख्वाह मिलती है वो भारत की जनता देती है। तो ये हमारी जवाबदेही है कि हमको समझाएं कि हम जो कंट्रीब्यूट देश के लिए कर रहे हैं और जो हमारी सैलरी दे रही है, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब ये जो स्पिन ऑफ की बात है ना, स्पिन ऑफ को भी आप वर्ड आज आया है, कुछ 2-4 सालों से बात आ रहा है कि हम स्पिन ऑफ की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। बट पहले भी देखिए अगर आप, तो टीवी और मोबाइल के अलावा भी बहुत पहले आपने शायद टेलीमेडिसिन का नाम सुना होगा। टेलीमेडिसिन एक वक्त में जब ये एप्स वगैरह नहीं थी, इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रूरल। और जो नागालैंड या जो मणिपुर या जहां पर फार ऑफ एरियाज में रहते हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन वाज रियली बूम। और वो पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ सैटेलाइट ओनली, क्योंकि एक डॉक्टर बॉम्बे में बैठा हुआ, सिलचर में बैठे हुए, सिलचर के पास एक गांव में बैठे हुए डॉक्टर को बता देता कि तुम किस तरह से इसका ऑपरेशन करो, ये ठीक हो जाएगा। दिस वाज पॉसिबल ओनली ड्यू टू टेलीमेडिसिन। ठीक है, वो सोसाइटल था, वी वर हेल्पिंग सोसाइटी, बट नोबडी रियली वाज नोइंग इट। ये हो कैसे रहा है? मैंने यही तो बताया ना, हम टीवी देखते हो सोचते हैं कि तो अपने आप टीवी चल रहा है, इसमें फिल्म आ रही है, ये कहीं से ये आ कैसे रही है, नोबडी आस्क्ड इट। उसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये सैटेलाइट की वजह से जो मछुआरे होते हैं, जब समुद्र में चले जाते हैं, वो सब दिशा ज्ञान सब खत्म हो जाता है उनको। उसी तरह से जब वो किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसेंगे, यदि कहीं पानी में बहाव, मतलब बाढ़ आ गई, मतलब वो आ गया, तूफान आ गया, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो बता सके पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों को कि हम कहाँ फंस गए। दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। कितने मछुआरों की जान बची, ये हमारा देश ने कभी नहीं जाना कि हम मछुआरों को अभी जैसे अभी बताया जा रहा है, हमारा जो नाविक है उसके इनेबल करके हम मतलब जो हमारा गृह मंत्रालय उसके तरफ से हर मछुआरे को एक सेट दिया जा रहा है। उसकी वजह से वो हमेशा हमारे जो लैंड में रहने वाले लोग हैं उससे जुड़ा रहेगा, उसके लिए उसको मोबाइल टेलीफोनी की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज, अभी आप हर साल देखते थे कि साइक्लोन आ रहा है, टाइफून आ रहा है, कुछ ना कुछ आता था। उड़ीसा में मेरे ख्याल से 1996 में आया था बहुत बड़ा साइक्लोन, इसमें 1-1.5 हजार लोग मर गए थे उड़ीसा में, आपको याद होगा, भुवनेश्वर और सब पूरी तरह से खराब किया था। उसी तरह से सुनामी भी आई थी। ये सब चीजें अब हमारे पूर्वाभास, हमारे जितने भी सैटेलाइट है हम जो छोड़ते हैं, उनकी जरूरत से पहले से हमें पता चल जाता है। आप देखिए पिछले 6 साल के अंदर बहुत सारे मतलब तूफान आए, साइक्लोन आए। 2 दिन पहले जब पता चल जाए आपको कि साइक्लोन आने वाला था, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सब हटा देती है। कोई एक आदमी नहीं मरा, पिछले बार कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है, 2-3 अभी लास्ट 3-4 महीने पहले आया था ना टाइफून, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम इस चीज को जानते हैं, परंतु ये टेक्नोलॉजी जनता नहीं जानती। जनता ही सोचती है पुलिस ने हमें भगा दिया वहां से, और पुलिस तक खबर कैसे आई, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खबर कैसे आई। तो यही वजह है ना, मैंने बताया कि ये आउटरीच नहीं है। आज हम चाहते हैं कि देश का एक एक छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाने कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, उसका अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है, किसको फायदा हो रहा है। हमारा पैसा जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि शायद आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से कुछ हजार लोगों तक ये संदेश आज जाएगा
बिल्कुल जरूर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या फायदे देश को हो रहे हैं। और बिल्कुल कुछ लोग मुझे यहाँ पर हैंड रेज भी कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा और बाकी पैनलिस्ट भी इसमें शामिल जरूर हो सकते हैं। अरविंद जी, दिनेश जी, आप, मुझे लग रहा था कि आपके पास वक्त कम है, आप ज्वाइन करना चाहेंगे, इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए जैसा राजीव जी ने कहा ना, दरअसल 99 में उड़ीसा में जो तूफान आया था उसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, मतलब उनको डेथ टोल का सामना करना पड़ा था। और 2 साल पहले 2021 में सेम उड़ीसा में जो तूफान आया था ना, तो उस समय 1 या 2 कैजुअलिटीज हुई थी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा जो आपने जो कोर क्वेश्चन पूछा कि इसके स्पिन ऑफ क्या है, बेसिकली साइडवेज क्या फर्क पड़ा तो मैं जैसे आपको अपने फील्ड के बारे में बताऊं कि कैसे फर्क पड़ा। पहले क्या करता था, इसरो अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, खुद करते थे, अपनी लैब में करते थे, खुद का अपना वो काम होता था। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री कोऑपरेशन की बात आई तो इंडस्ट्री को इसरो के लायक बनाना, उनको स्पेस वर्दीनेस करना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो वो एक उनमें क्वालिटी डेवलप हुई। पहले 20 साल पहले देश में, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्वालिटी के नाम पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब उनको समझाया गया कि हम लोग जो है, तो उस समय वो लोग इंडस्ट्री के इंजीनियर्स आकर के और हमारे साथ जब बैठते थे तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई हम लोग यदि ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब उनको समझाया जाता था कि इस क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये धीरे धीरे उसके स्पिन ऑफ्स आए। और मुझे एक पुराना वाकया याद आता है, जब कलाम साहब एक जयपुर में गए थे, ये बहुत पुरानी बात है, जैसे स्पिन ऑफ का आपने कहा तो ये जानना सारे गेसुआइट्स के लिए बहुत आनंददायक होगा। तो जयपुर फूड जो बना है वो भी वन ऑफ द स्पिन ऑफ है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में उस चीज को कहना चाहता हूँ। यस, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्रीज में जब चीजें होती हैं, डेवलप होती हैं, मटेरियल्स डेवलप करते हैं हमारे साथी लोग, इट्स अ टीम एफर्ट। तो स्पेस में एक ध्यान रखा जाता है कि वजन कम से कम किया जाए। तो लाइट वेट हो, स्पेस की कंडीशंस को, हार्श कंडीशंस को वो सहन करने की उसमें क्षमता हो, तो बहुत सारी चीजें उस कारण सब चीजें डेवलप होती है और उस चीज को फिर जो है वो मानव सेवा के लिए, मानव यूज के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी आप देखिए सैटेलाइट से आप डायरेक्ट DTH टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे सिन्हा जी ने उसको थोड़ा ब्रॉडर वे में बता रहे थे, मैं उसी को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि DTH टेक्नोलॉजी से ही आप टीवी देख पा रहे हैं, आप ATM से पैसे निकालते हैं हम लोग सब, तो उसमें भी सारा ही है। तो मतलब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को डेफिनेटली बहुत क्लोजली सबको टच किया हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल। अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी हम काफी बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो थी सबसे पहले से ही सोलर पैनल्स यूज कर रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, काफी कुछ हुई है, तो हमें उसका एडवांटेज मिल रहा है अब, क्योंकि अब पावर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है कोल या उस गैस पे, तो काफी कुछ काम चल रहा है सोलर पावर से जनरेशन के लिए। तो दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट फ्रॉम द स्पेस इंडस्ट्री। फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जुड़ेंगे, जैसे अब कृषि के मामले में, तो कृषि में जब एक प्रोसेस होता है कि 2 से 3 महीने में पौधे को तैयार करना है, तो उसका बीज लगाने से लेकर कैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग स्पेस से होती है। कई सैटेलाइट से होते हैं कि वो हर स्टेज पे देखते हैं कि इनको कुछ डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, कोई रोग तो नहीं लग गया है, प्रोडक्शन का एप्लीकेशन होता है। तो ये काफी चीजें काम कर रहे हैं, मतलब हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनमें सोच भी नहीं सकते कि वो लोग स्पेस का यूज करेंगे या स्पेस जो हमारे पास इतने सारे सैटेलाइट्स हैं उसका यूज करेंगे, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इट्स गोइंग टू बी कनेक्टेड विद मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। एक सिंपल एग्जांपल बोल सकता हूँ कि देयर वाज लाइक, जैसे कई ऐसे रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं जहाँ पे कोई आदमी नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। देयर विल बी टाइम ट्रेन आ रही है, ऑटोमेटिकली गेट बंद होंगे एंड अवॉइड होंगे। सो दिस काइंड ऑफ बीइंग वर्कड आउट
बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं बैकग्राउंड में, बट वो पता नहीं चलता, इतना इजीली पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, पर आई थिंक सैटेलाइट ऊपर से देखकर बहुत सारी चीजें हमको बता सकता है, और बहुत सारी आई थिंक बहुत सारे इनपुट्स हो रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। इस जो डिस्कशन में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीजें हम सब लोग करते हैं, यूज करते हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से ही हो रही है या ज्यादा अच्छी तरह से हो रही है, ये लोगों को पता नहीं। आई थिंक दिस इज ए बिग रिजल्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन कि हमको ये पता चल रहा है कि अरे हाँ यार, हम केवल एक सैटेलाइट भेज नहीं रहे, उसके बहुत सारे फायदे देश को हो रहे हैं। तो संजीव जी, प्रियंका जी, आप लोग इसको कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर, मोस्ट ऑफ द पॉइंट सर ने बोले हैं। मैं बस एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि एप्लीकेशन, सैटेलाइट के एप्लीकेशन तो सर ने काफी कुछ बताया है। एक और जो सैटेलाइट का एप्लीकेशन ना हो कि इसरो की एक स्पेशल क्वालिटी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ जब भी कोई नया इनोवेशन हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो हमारे एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी सिस्टम है। हम पूरा टेक्नोलॉजी जब मैच्योर हो जाती है तो हम उसको टेक्नोलॉजी को एक इंडस्ट्री को ट्रांसफर करते हैं, हम एक नया इंडस्ट्री डेवलप करते हैं उसके लिए। तो ये हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देता है, एक नया इंडस्ट्री को, मतलब हम सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को कि वो उस स्केल तक जा सके कि वो हमें सप्लाई कर सके, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्शन की वो फुलफिल कर सके। तो एक एडिशनल है कि ये एम्प्लॉयमेंट में मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्री को डेवलप करने में सपोर्ट हो रहा है। ये एक पॉइंट मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन के अलावा एडिशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इस वक्त सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। संजीव जी, आप कुछ ऐड करेंगे क्या? हाँ, नहीं, बाकी सब तो कवर हो गया। जैसे अभी तक ऐसा कोई फील्ड नहीं लगता है जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पेस जो है इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जैसे बोला, वेदर फॉरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, अर्बन मैपिंग, टाउन प्लानिंग, फिर जो भी ओशनोग्राफी, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। इसके अलावा फिर साइंटिफिक कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल अभी आदित्य मिशन है, उसका साइंटिफिक पर्पस है। सो दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दे आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर स्टडीज, फॉर फ्यूचर दिसिंग। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो डाटा अवेलेबल होता है, दैट इज अवेलेबल टू ऑल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी एक बड़ा यूजफुल इसरो का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द स्पेस साइंटिफिक कम्युनिटी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमारे देश को क्या मिलेगा, मतलब इन जनरल ह्यूमैनिटी नीड्स टू नो मोर अबाउट स्पेस। आई थिंक दैट हेल्प्स। और दूसरा मेरे ख्याल से आम आदमी के लिए जानना जरूरी है कि डिफेंस की दुनिया में सैटेलाइट्स का बहुत महत्व है, और अगर हम एक सुपर पावर की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं तो स्पेस में तो हमको प्रोमिनेंस हासिल करना ही पड़ेगा। करेक्ट? बिल्कुल। तो सर, आज प्रशांत आप जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी, आपसे पहले ये बात हो चुकी है, पर और कुछ आप आखिर में ऐड करना चाहेंगे कि इसरो टेक्नोलॉजी पुनीत, मैं छोटा सा और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से एक्चुअली स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एक्ट हुए हैं। स्पेस सेक्टर रिफॉर्म के अंदर हम लोगों ने, मतलब हमारी जो वो है मुख्य जो आकांक्षा यही है कि भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्पेस सेक्टर के अंदर निवेश करे, और मतलब जो काम हम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर करना शुरू करे। इस सिलसिले में करीब 144 के आसपास स्टार्टअप और इंडस्ट्री मतलब आए हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनमें कई स्टार्टअप तो सक्सेसफुली सैटेलाइट भी बना रहे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप है जो खुद के अपने रॉकेट डेवलप कर रहे हैं, और जैसे कि स्काई रूट है या अग्निकूल है, इन लोगों ने लास्ट ईयर स्काई रूट ने एक छोटा रॉकेट लॉन्च भी किया था। तो ये एक्चुअली एक रास्ता है, ये एक हमारे लिए पथ है जो हम चाहते हैं कि भारत देखे, जिसमें हम लोग इसरो ही नहीं, हम हमारा जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे स्टार्टअप है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अपना खुद का भी विकास करें, देश का विकास करें और बाहर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे मैंने बताया, कई स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो किसी तरह से हार्डवेयर नहीं बना रहे हैं। जैसे हमारा क्या होता था कि हमारे जो सैटेलाइट है उनका डाटा बहुत हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उस डाटा को इस्तेमाल करके भी कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं।
जैसे ये अभी कृषि का है या वाटर टेबल्स का है, किस एरिया में पानी है, क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है कि कहाँ पर से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, कहाँ एफॉरेस्टेशन हुआ है, कहाँ पर पानी का मतलब मौजूदगी है, कहाँ से पानी कम हुआ है, कहाँ पानी बढ़ा है, ये सब इंफॉर्मेशन है। यदि ये इंफॉर्मेशन आप, और किस तरह की सॉइल है, सबसे बड़ी बात, we know that what type of soils are existing in Madhya Pradesh and what type of soil is existing in Telangana. कहाँ पर चावल की खेती बहुत फायदा करेगी, कहाँ पर दाल की खेती ज्यादा काम करेगी। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन आप मतलब किसानों तक पहुंचा देते हैं तो उनकी जो पैदावार है वो डबल ट्रिपल हो सकती है। तो ये भी एक सोसाइटल इसका जो स्पिन ऑफ है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उनको ये मतलब जो छोटे किसान है, छोटे किसान, क्योंकि बड़े किसान तो बहुत अपने कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान में क्या इन्फॉर्मेशन आज सरकार के द्वारा मोबाइल के ऊपर एक छोटी सी ऐप के जरिए ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपके एरिया के अंदर सॉइल के अंदर कितना परसेंट एसिड है, कितना परसेंट बेसिक एरिया है, कहाँ आपको क्या पोटाश यूज करना है, कहाँ आपको यूरिया, ये सब अवेलेबल है। और यही वजह है कि भारत में हरित क्रांति हो पाई। आज हम पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर नहीं है किसी दूसरे देश पे, हम बाहर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अपनी खुद की जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो मालूम पड़ गई हैं। उसी तरह से मैंने बताया हर जगह एक दुनिया का कोई सा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री हो। अब जैसे इंडस्ट्री जब हम सेट करने जाते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि वहां पर पानी है कि नहीं है। इंडस्ट्री वहां सेट कर जाते हैं, लोहे की इंडस्ट्री वहां सेट करेंगे जहां पर आयरन ओर अवेलेबल हो। ये सब इंफॉर्मेशन हमको सैटेलाइट मैपिंग के जरूर मालूम होती है। तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप किस तरह पे, कहां पर किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप करें, कहां पर कॉटन का इंडस्ट्री सेटअप करें, कहां कॉटन ज्यादा होता है, हो सकता है आज नहीं हो रहा है, आप चेंज करिए, पैटर्न चेंज करिए अपनी क्रॉप का, वहां पर आप पैटर्न लगाइए, कॉटन ज्यादा होगा, या आप अरहर की दाल लगाइए, वहां अरहर की दाल ज्यादा होगा। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज हैविंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। आई थिंक माय वर्ड्स आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। आप सबकी बात जब मैं समझ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सैटेलाइट्स एंड इसरो एंड स्पेस इंडस्ट्री, अभी तक इसरो अकेला था लेकिन अब एक स्पेस इंडस्ट्री उसके आसपास बढ़ रही है। ये एक चीज मुझे बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि परहैप्स द स्पेस एंड इसरो इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फ्यूचर इंडिया। इंडिया को अगर पूरी दुनिया में एक अलग मकाम मिलेगा तो उसमें इसरो का और हमारी स्पेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म मुझे बीच बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे आपके पास अलर्ट्स आते हैं कि 1.5 घंटा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इसको 1.5 घंटे के लिए सेटअप किया था, पर मैं कुछ 5 मिनट उसमें और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज हम सब जब मिल रहे हैं इसके पीछे मुझे लगता है कि सिद्धार्थ हमारे दोस्त हैं, सिद्धार्थ धवले, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये कंपाइलेशन करना चालू किया कि इसरो के कौन कौन से दोस्त हैं जो गेसू से आए हैं। हाँ जी दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, स्वागत है। मैंने कहा सिद्धार्थ जी का काफी इंटरेक्शन रहा और तो मैं सिद्धार्थ सभी को को धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी अपने मित्रों को, अपने साथी दोस्तों को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सब चीज़ों के लिए। और जहाँ तक गेसू के छात्रों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि उनके लिए स्काई और स्पेस सेक्टर जिसके लिए आज रखा गया है, तो उसके लिए हम लोग जहाँ तक संभव हो सकता है उन्हें पूरी तरीके से गाइडेंस देंगे, क्योंकि आजकल ICRB के थ्रू हमारे यहाँ इसरो में रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो इस संबंध में हमारा ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं, तो उनको जहाँ तक उनको मार्गदर्शन चाहिए ज्वाइन करने के लिए स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू। हाँ, तो अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते। ओके, हाँ सिद्धार्थ आप नमस्ते। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ। नमस्ते सबको। आज तो सेशन में मेरे ख्याल से अभी तक का बहुत ही इंटेंसिव सेशन रहा। जब मैं राजीव सिन्हा साहब को सुन रहा था, आई वॉज गेटिंग गूज बम्स। थैंक यू सिद्धार्थ। ओके ग्रेट। तो सिद्धार्थ मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी कहीं बाहर है।
पर सिद्धार्थ ने बहुत मेहनत की है और हमारे गेसुआइट्स कौन कौन है उनके बारे में जानकारी हासिल की है। और आज इस मंच के माध्यम से हम सिद्धार्थ ने जो एक कंपाइल किया है हमारे गेसुआइट्स का एक डॉक्यूमेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सिद्धार्थ ने पूरा बनाया है गेसुआइट्स इसरो। आप तालियों के साथ इसका स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन से हमारे गेसुआइट्स हैं उन सब के बारे में जानकारी है। हमारे टीपीओ अप्रतुल चंद्र शुक्ला जी का संदेश है कॉलेज की तरफ से, ये एडिटोरियल उन्होंने लिखा है सिद्धार्थ ने। राजीव सिन्हा जी के बारे में जो जानकारियां हैं वो सब है। अग्रवाल जी के बारे में सब कुछ आपको मिलेगा, अग्रवाल जी का संदेश भी है। और संजीव मेहता जी जो है उनके बारे में भी सब जानकारी है, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है और उनके दूसरे अचीवमेंट्स क्या क्या है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। अक्षय चौरे भी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ संवाद के बारे में नहीं है, इसरो के जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में, जो गेसू से आए हैं उनके बारे में, प्रशांत के बारे में जानकारी है, प्रियंका के बारे में। हिमांशु आज ना जुड़ पाए क्योंकि उनकी माताजी बीमार है, पर हिमांशु भी इसरो के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन सिद्धार्थ ने किया है, उनके लिए मेरे ख्याल से आप ताली बजा सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं कि किस तरह से जब 1962 में केनेडी ने कहा था कि हम एक इंसान को चांद पर भेजेंगे, जब अमेरिका वहां था तब हम बाइसिकल पर रॉकेट्स लेके घूम रहे थे, ब्लॉक कार्ड्स पे हमारे जो साइंटिस्ट थे वो काम कर रहे थे। और आज हम भी चंद्रमा पर अपने यान भेज रहे हैं और चंद्रमा पर उतरने का, इंसान के कदम वहां उतारने का ख्वाब देख रहे हैं। तो दोस्तों, सिद्धार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ, तुम जुड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन हम सब की तरफ से बहुत बड़ा सलाम। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि गेसू संवाद एक माध्यम है सबको जोड़ने का, लेकिन जब सिद्धार्थ जैसे लोग और भी जुड़ेंगे तब शायद हम ये काम और बड़े स्तर पर कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आज का ये सेशन कितना बहुमूल्य है मेरे लिए, हमारी गेसू की कम्युनिटी के लिए और सब लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं। हर भारतीय जो इस संवाद के सेशन को देखेगा, मुझे पक्का भरोसा है कि उसका दिल गर्व से भर जाएगा कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ ख्वाब देखे जाते हैं और ख्वाब पूरे किए जाते हैं। मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ हम लाखों किलोमीटर दूर भी नजर डाल सकते हैं और वहां पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गतिविधियों को। सिद्धार्थ फिर एक बार जुड़ गए। सिद्धार्थ, मैंने बताया आपके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप अगर आखिरी में कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। आपका प्रोजेक्ट भी हमने दिखाया है सबको, आप यहाँ जुड़ ना पाए थे, आप हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपका होता है ना कि सैटेलाइट जब जाता है तो बीच में कुछ 14 मिनट के लिए डार्क जोन हो जाता है। मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ अभी उसी तरह के किसी जोन में है जहां वो कनेक्ट हो भी रहे लेकिन नहीं हो रहे, और 1-2 मिनट और इंतजार करते हैं। एंड सिद्धार्थ, आर यू देयर? आई विश हम आपको देख सकें, आपकी बात सुन सकें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है सिद्धार्थ ने जो कंपाइलेशन किया है, ये गेसू संवाद। हाँ जी सिद्धार्थ, बताइए। हाँ, आप प्लीज शेयर करिए। मैं एक बार शेयर कर चुका हूँ, है ना। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि गेसू संवाद के ग्रुप पर ये जो कंपाइलेशन है, पूरा पीडीएफ कंपाइलेशन है, ये आपको वहां पर मिलेगा। मैं इसको वहां अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप सब लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इसरो के दोस्तों के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी हमारे दोस्त जितने भी गेसू के
मंच है वहां पर इसको शेयर करेंगे। अजय पथिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय पथिक भी इस कंपाइलेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे गेसू के जो इसरो के जो दोस्त हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू पुनीत, थैंक यू फॉर द वेरी गुड एफर्ट एंड रियली आई अप्रिशिएट। मुझे भी खुशी है कि मैं अपने दोस्तों से बहुत सालों बाद फिर से मिल रहा हूँ और उनसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। आई रियली फील रियली वेरी प्राउड कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जिसको कोई ना कहीं किसी ना कहीं रूप में अप्रिशिएट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। हम जय हिंद के माध्यम से आपके जो भी जानकारी है सब दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अगर कोई आपके साथ बात करना चाहे तो वो आपके साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल वेलकम। आप लोगों की इजाजत चाहता हूँ। ओके सर, तो यहाँ पर हम एक विराम ले रहे हैं। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।